इंग्लिश का मैं बनाऊंगा। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। एक एक पॉइंट आपको देखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका लगभग 70% MCQ रहेगा, और MCQ के लिए NCERT को बहुत डीपली आपको क्या करना है, पढ़ना है, तब जाके MCQ अच्छे से क्लियर कर पाओगे। चलो देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कह रहा है कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, या लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है, वो सिर्फ और सिर्फ वार या फिर साम्राज्य के विस्तार से नहीं आया है। एक देश को और विस्तारित कर लेना, किसी दूसरे देश को हड़प लेना या फिर युद्ध लड़ लेना, सिर्फ इससे ही नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आती है। ये कौन कह रहा है? ऐसे लोग जो रोमांटिक इमेजिनेशन में विश्वास रखते हैं, रोमांटिनिज्म जिसको कहा जाएगा, उसमें जो व्यक्ति विश्वास रखता है, उसका आइडिया यह, उसकी आइडियोलॉजी ये है कि नेशनलिज्म जो है सिर्फ और सिर्फ युद्ध से नहीं लाया जा सकता है, वार से क्रिएट नहीं किया जा सकता है। दूसरे भी और ऐसे सिस्टम हैं जिसका यूज करके हम नेशनलिज्म को क्रिएट कर सकते हैं, नेशनलिज्म को डेवलप कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है? कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। करें कि कल्चर, अगर वार से हट के देखें ऐसी कौन सी चीज़ है जो नेशनलिज्म को डेवलप करता है, तो इनके अकॉर्डिंग ये है कि कल्चर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए, या आइडिया ऑफ द नेशन को डेवलप करने के लिए। अब कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? आर्ट, पोट्री, स्टोरीज़, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। ये नेशनलिस्ट फीलिंग को एक शेप देता है और उसको एक्सप्रेस करने में क्या करता है? मदद करता है। नेशनलिस्ट फीलिंग जो आपके अंदर है उसको एक नया रूप देता है। कौन सा? कल्चर में क्या है? पोएट्री, स्टोरी, आर्ट, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जो नेशनलिस्ट फीलिंग जो है उसको एक नया रूप देगा और उसको एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी भी देता। अगर आप अपनी हिस्ट्री को पढ़ोगे, इंडियन हिस्ट्री को, तो जब फ्रीडम फाइटर जैसे भगत सिंह है, ये लोग जब फांसी पे जा रहे थे तो उन्होंने गीत गाया था, वंदे मातरम ना, उन्होंने गीत गाया था। अब वो गीत का प्रभाव क्या था? जब वो फांसी पे झूल रहे थे और गीत गाए थे, तो उससे प्रेरित होकर, उनके सेक्रीफाइस को देखकर बहुत सारे इंडियंस क्या हो गए? प्रेरित हो गए, और वो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट जब रिवोल्ट करना चालू किए तो वो भी वही गीत गाते थे। तो गीत क्या हो गया? एक प्रकार का मीडियम हो गया जिससे नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होने लगा। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करने लगा? ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे जो रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग, इसके अंतर्गत आपको ये समझना है कि सिर्फ युद्ध ही नेशनलिज्म को डेवलप नहीं कर सकता है, युद्ध के अतिरिक्त कल्चर जो है वो भी नेशनलिज्म को क्या करता है? डेवलप करता है। अब कल्चर में क्या आता है? आर्ट आती है, पोट्री, स्टोरी और म्यूजिक। ये किस प्रकार से नेशनलिज्म को डेवलप करता है? ये नेशनलिज्म को एक शेप देता है, एक आकार दे देता है और क्या दे देता है? उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। एक्सप्रेस मीन्स टू रिप्रेजेंट बिफोर एनी पर्सन। किसी व्यक्ति के सामने कहने की जो कला होती है इसको ही क्या कहा जाता है? एक्सप्रेस करना। लेट अस लुक एट रोमांटिज्म। रोमांटिक से क्या? रोमांटिज्म आइडियोलॉजी हो गया है। क्या हो गया? आइडियोलॉजी। एक कल्चरल मूवमेंट। रोमांटिज्म में क्या आता है? एक मूवमेंट चला वो मूवमेंट किस पे बेस्ड था? किस पे टिका हुआ था? कल्चर पे, इसलिए इसको कहा गया कल्चरल मूवमेंट। इस कल्चरल मूवमेंट में क्या था?
विच sought टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। ये जो कल्चरल मूवमेंट था ना, ये लोगों के अंदर एक प्रकार का नेशनलिस्ट सेंटीमेंट डेवलप कर रहा था। नेशनलिस्ट सेंटीमेंट मतलब देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कर रहा था, जागृत कर रहा था। अगर हम इंडियन फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं तो देश के प्रति, जैसे आप क्या अगर फिल्म देखते हो, देशभक्ति फिल्म अगर आप देखते हो तो पूरी फिल्म देखने के बाद आपके अंदर क्या आ जाती है, जोश आ जाती है, आ जाती है कि नहीं आ जाती है। अब यही जो जोश आया ना ये जोश क्या है आपका, सेंटीमेंट। पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद आपके स्कूल ने रैली निकाली थी। उस रैली के समय लोगों के अंदर क्या था, गुस्सा, जोश, और ऐसा हो रहा था कि एक बार छूट मिल जाए तो पाकिस्तान तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो फीलिंग अंदर क्रिएट हुआ था ना, ये फीलिंग क्या है, हमारा नेशनलिस्ट सेंटीमेंट है। और इसको क्रिएट करने का, इसको डेवलप करने का काम कौन कर रहा था वहाँ पे, कल्चरल मूवमेंट। क्योंकि जो ये रोमांटिज्म वाले थे ना, ये चाहते थे कि नेशनलिज्म अगर क्रिएट करना है, डेवलप करना है, तो सिर्फ युद्ध से नहीं, हमको कल्चर का भी सपोर्ट लेना चाहिए। और इनका तो मानना था कि कल्चर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल्चर से हम बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इस आइडिया को डेवलप कर सकते हैं। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। अब देखो इस विभाग से, रोमांटिज्म से जो आपके आर्टिस्ट थे या पोएट थे, जो ये मानते थे कि हम नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को पोएम से या फिर आर्ट से क्या कर सकते हैं, न्यू शेप दे सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वो एक चीज़ और करते थे, साइंस या रीजन से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसको क्रिटिसाइड करते थे, उसकी आलोचना करते थे। और साइंस क्या है, साइंस तर्क पर चलने वाली चीज़ है, साइंस को प्रमाण चाहिए। लेकिन ये कह रहे थे ये साइंस जो है ना, साइंस के थ्रू या रीजन के थ्रू हम नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए इसका ये लोग क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, इसका विरोध करते थे। देखो यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस फिगर में क्या है, जब ग्रीस इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा था तो उस समय, एक मिनट में बता रहा हूँ, ये फिगर बनाया किसने है, इसका साइज ये दिया हुआ है। इस फिगर में है क्या, इतने सारे ग्रीक्स जो है उनको मार दिया गया था, किसके द्वारा, तुर्क के द्वारा। कहाँ पे, चॉइस के आइसलैंड पर। तो जब इनको मार दिया गया था, ये फिगर में दिखाया जा रहा है कि लगभग 20,000 ग्रीक वालों को तुर्क के द्वारा क्या कर दिया गया है, मार दिया गया है। और जब मार दिया गया है तो वहाँ पे औरतों की स्थिति, बाई डेमोस्ट्रेट द इंसिडेंट फोकसिंग ऑन द सफरिंग ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रेन। अब वहाँ जो उनके पेरेंट्स वगैरह थे वो तो युद्ध में मार दिए गए 20,000, तो उसके बाद जो उनके घर की औरतें थी या जो बच्चे थे उनकी स्थिति कैसी हो गई है, दयनीय स्थिति हो गई है। तो ये फिगर बनाने वाले ने लोगों से क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि आप इस फिगर को देखो और देखने के बाद इनकी स्थिति को समझो। अब ये इस स्थिति में अगर आए हैं, दुख भरी स्थिति में अगर आए हैं, तो इसका रीज़न क्या है, तुर्क ने इनके घर वालों को मार दिया। तो इनके तकलीफ़ को समझो, और जब आप इनके तकलीफ़ को समझ जाओगे तो आपके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, नेशनलिस्ट फीलिंग आ जाएगी। और जब नेशनलिस्ट फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी ना, तो फिर आप भी क्या करोगे, ग्रीस के लिए, ग्रीस के इंडिपेंडेंस के लिए उसके साथ खड़े हो जाओगे, उसके क्या हो जाओगे, साथ। तो ऐसे फिगर इसलिए दिखाया जाता था, ये फिगर दिखाने का मेन रीज़न क्या था, जब ये आर्ट लोग देखते थे तो उनके अंदर गुस्सा आता था कि 20,000 लोगों को मार दिया,
औरतों की स्थिति देखो, भीख मांग के खा रहे हैं, बच्चे सड़क पे भीख मांग रहे हैं। फिगर देखने के बाद उनके अंदर गुस्सा आता था, और यही गुस्सा किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, किसमें, नेशनलिस्ट फीलिंग। तो इसीलिए कहा जा रहा है नेशनलिज्म में कि जो आर्ट है, पोइट्री है, ये सब क्या कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करने के लिए। आगे देखते हैं। तो उस समय के जो आर्टिस्ट थे, जो पोएट थे, उनका कहना था कि साइंस वाइंस अच्छी चीज़ नहीं है नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करने के लिए। उसके स्थान पे हमको किस पे ध्यान देना चाहिए, इमोशन पे, इंस्टीट्यूशन पे, ठीक है, फीलिंग पे, इन सब चीज़ों पे हमको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे तो नेशनलिस्ट फीलिंग क्या होगा, डेवलप होगा लोगों के बीच में। Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common culture past as the basis of the nation। अब ये चीज़ें तो मैंने पहले भी बताया है। इनका कहना था कि एक सेंस क्रिएट किया जाए लोगों के बीच में, और वो सेंस किस पे टिका हो, कलेक्टिव हेरिटेज, सामूहिक सबका क्या हो, एक पहचान हो, सामूहिक सबकी क्या हो, एक पहचान हो। और क्या है, एक कॉमन कल्चर पास्ट, सबका एक कॉमन कल्चर हो, एक ही संस्कृति से सब क्या हो, एक ही कल्चर से सब बंधे हो। ये चीज़ें किसके लिए है, नेशन के निर्माण के लिए। तो ये लोग चाहते थे कि ऐसा नेशन का निर्माण किया जाए जिसमें कॉमन कल्चर हो और कलेक्टिव हेरिटेज हो। और इसके लिए वो लोग ज़रूरी क्या मानते थे, कल्चरल मूवमेंट। अदर रोमांटिक सच एज द जर्मन फिलोसफर, ये आपका पेपर में नाम आया था, जर्मन फिलोसफर हैं, यहाँ पे ध्यान देना, ये कौन से फिलोसफर हैं, हाँ, और ये रिलेटेड किससे हैं, रोमांटिक से। ये आपके माइंड में होना चाहिए पॉइंट। जर्मन फिलोसफर है जिनका नाम है जॉन गॉटफ्राइड। ये क्या है, रोमांटिक से रिलेटेड है। किस सन की बात है, 1744 से लेकर 1803। इन्होंने एक क्लेम किया था, एक दावा ठोका था, क्लेम किया था, टू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड एमॉन्ग द कॉमन पीपुल। इनका कहना था कि लोगों के अंदर जो ट्रू जर्मन कल्चर है उसको खोजा जाए, उसको क्या किया जाए, डेवलप किया जाए ना। ये इनकी सोच थी। ये चाहते थे कि जितने भी कॉमन पीपुल हैं उनके अंदर जो ट्रू जर्मन कल्चर है उसको फिर से डेवलप किया जाए, फिर से खोजा जाए। अब जैसे हम अपनी बात कर लेते हैं, हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं ना। हमारा रहना, बोलना, खाना पीना, सारे सिस्टम जो है कहाँ है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। हम अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं दूर। अब उसी में कोई बंदा है और वो क्या करे, आपको फिर से अपने पुराने कल्चर से जोड़ना चालू कर। उसकी मतलब ये इच्छा हो कि इंडिया में जो रहने वाले हैं, जैसे हिंदू की अगर हम बात कर लेते हैं, तो हिंदू जो हैं वो अपने पुराने कल्चर से जुड़े, उनके जो फेस्टिवल हो अपने फेस्टिवल को मनाए सिर्फ। समझ रहे हो नहीं बात को। कुछ ऐसी ही सोच किसकी थी, ये भी चाहते थे कि लोगों के अंदर जर्मन कल्चर जो वो लोग भूल चुके हैं, उस जर्मन कल्चर को फिर से क्या किया जाए, डिस्कवर किया जाए। इसको बोला गया डास वोल्फ। इट वाज थ्रो, और ये डिस्कवर कैसे होगा लोगों के अंदर, किसके थ्रू, फॉल्क सॉन्ग के थ्रू। सामूहिक गीत गाया जाए, सामूहिक गीत गाया जाए। अब आप सोचो, हम लोगों के समय में गीत चलता था आला उदल का गीत, अब आप लोगों ने उसको सुना भी नहीं होगा। अब वो बैलेट था, आला उदल का जो गीत है ना, उस गीत को अगर पूरी तरह से तुम सुन लो तो पूरा आला उदल की कहानी आपको क्या है, पता चल जाएगी। आला उदल समझते हो नहीं, मैहर देवी में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, आज भी वो क्या है, अमर माने जाते हैं, और पहला पुष्प जो चढ़ाते हैं वही चढ़ाते हैं। तो उनकी पूरी कहानी, अब आपके दिमाग में इतनी बात आएगी, अब आप सोचो कि अगर उनकी पूरी कहानी, तो उनके गीत को अगर कोई सुनाने वाला हो जो गांव-गांव जाए और उनके गीत को सुनाए, तो अगर व्यक्ति उनके गीत को सुनेगा तो उनकी पूरी हिस्ट्री उनको क्या हो जाती है, पता चल जाती। तो जितने लोगों ने सुना वहाँ पे उनके गीत को,
उन्होंने अगर ध्यान से सुना तो उनकी हिस्ट्री उनके दिमाग में चली गई। अब वो व्यक्ति किससे जुड़ गया? आलाउदल से जुड़ गया। आलाउदल के साथ साथ उस समय के कल्चर से भी क्या हो गया, वो कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो इनका भी यही सोच था कि अगर लोगों के अंदर, पहले तो हमको लोगों के अंदर क्या करना है, ट्रू जर्मन कल्चर को डेवलप करना है। और अगर ट्रू जर्मन कल्चर को डेवलप करना है तो कैसे? तो इन्होंने बताया एक तरीका कि हम उसको फॉल्क सॉन्ग, मतलब सामूहिक जो गीत होती है, फॉल्क पोट्री सामूहिक कविता वाचन किया जाए, फॉल्क डांस सामूहिक नृत्य किया जाए, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। और यही सारी चीज़ें क्या हैं, किसी भी नेशन का ट्रू स्पिरिट माना जाता। इसको क्या किया जाना चाहिए? फॉल्क सॉन्ग को, फॉल्क पोट्री और फॉल्क डांस को पॉपुलराइज किया जाना चाहिए, इसको फेमस किया जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन पीपुल इससे जुड़े। और जब ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन पीपुल इससे जुड़ेगा तो जो जर्मन का कल्चर है वो अपने कल्चर को समझना चालू कर देगा। और एक बार जब वो जर्मन कल्चर से कनेक्ट हो जाएगा तो जर्मन कल्चर के थ्रू वो क्या करना चालू कर देगा, बिहेव। और जैसे ही जर्मन कल्चर के थ्रू बिहेव करेगा ना, उसके अंदर क्या आ जाएंगे, नेशनलिज्म आ जाएगी अपने कंट्री के लिए, अपने देश के। तो ये सोच थी इनका, जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर का, इन्होंने ऐसा सोचा था। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म ऑफ फॉल्क कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ द नेशन बिल्डिंग। उन्होंने कहा अब हमें क्या करना चाहिए, अगर फॉल्क सॉन्ग, फॉल्क पोट्री, फॉल्क डांस करना है तो सबसे पहले हमारे कल्चर का जो फॉल्क सॉन्ग, फॉल्क पोट्री, फॉल्क डांस, उनको इकट्ठा करो, उनको रिकॉर्ड करो। और उसी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नेशन का, मतलब जर्मन जो नेशन, उसका निर्माण कर सकते हैं। ये उनकी क्या थे, थिंकिंग थी। इसी के थ्रू, मतलब रोमांटिज्म के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नेशनलिज्म को डेवलप कर सकते हैं, ऐसा सोच रहे थे। और बहुत बड़ी चीज़ है। हर व्यक्ति को अपने संस्कृति, अपने कल्चर और अपने सिविलाइजेशन से अलग नहीं होना चाहिए।